तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोबिंग के जाने के बाद चैन की सोल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब तभी वहां पर एना आकर 7 कलर लोटस से उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद वो वहां से सीधा टेंपल में आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात चाओजी के क्लोन से होती है। चाओजी असल में हाइतियन वर्ल्ड से है और हाइतियन वर्ल्ड को बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन तब वो मरी नहीं थी और अर्थ पर आ गई थी। हालांकि डीमन स्टोन के इफेक्ट की वजह से वो यहाँ भी नहीं रह पाती। वैसे फिर चाओजी की क्लोन जिन को एक आर्टिफैक्ट दिखाती है, जिससे जिन ने इस पूरे आइलैंड की एविल एनर्जी प्योरीफाई कर दी थी। अब बाद में जिन चाओजी से जेनी और उस स्पिरिचुअल लेडी के बारे में पूछता है, जिस पर चाओजी बताती है कि वो लेडी केओस गेट की प्रोटेक्टर है और जेनी जिन को 9th वर्ल्ड में मिल सकती है। अब आगे तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में चाओजी उनसे कह रही थी कि 9th वर्ल्ड एक तरीके से किसी टेस्ट की तरह है, जिस टेस्ट को पास करने के लिए पहले 9 स्टार रिलीम में एंटर करना पड़ता है। उस टेस्ट को पास कर ही वहां से निकला जा सकता है। वैसे अब ये सुनने के बाद डिंकुन कह रही थी कि अच्छा, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट ही है। फिर तो जेनी ने अब तक इसे पार भी कर लिया होगा और शायद अभी हमारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन इस पर जिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेडी केओस गेट को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही साथ उसने टैबू स्टेज की एनर्जी को भी सप्रेस कर दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके इस टेस्ट को समझ पाना हमारे लिए इतना आसान होगा। वैसे अभी उस स्पिरिचुअल लेडी के बारे में सुनकर जियांग यहाँ थोड़ी आगे आती है और कहती है कि उसके पास इतनी पावर है और इससे वो लोगों को किडनैप कर रही है, जबकि अर्थ पर इतने टाइम से ये इविल ऑरा फैला हुआ था। अगर वो चाहती तो इसे भी आराम से हटा सकती थी। वैसे क्लोन चाओजी कहती है कि असली चाओजी के जाने के बाद अर्थ पर एविल फोर्स बढ़ गया था, जिससे लोग पहले से ज्यादा बुरे बन गए। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। इस पर जिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करूँगा और भले ही मेरे दुश्मन कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं उन्हें हराए बिना हार नहीं मानता। तभी यहाँ जियांग भी आगे आता है और कहता है कि वो भी एटर्नल लाइफ पैलेस को फिर से रीबिल्ड करेगा और जिन की मदद करेगा अर्थ की प्रोटेक्शन में। साथ ही जियांग कहती है कि मैं भी इस चीज में मदद करूंगी। वहाँ चैन भी कह रहा था कि मैं भी सी गॉड आइलैंड को फिर से रिस्टोर करूंगा और जितने हो सके उतने मॉन्क्स और कल्टीवेटर्स यहाँ लाऊंगा, जिससे हम सभी मिलकर अर्थ को एक सेफ प्लेस बना सके। वैसे अब डिंकुन जियांग और जियांग से कहती है कि हम जब अगली बार अर्थ पर आएंगे तब तक अर्थ शायद पूरी तरह बदल चुकी होगी। अब ये सुनकर जियांग कहने लगती है कि इसका मतलब सीनियर आप यहाँ से जा रहे हो। इस पर जिन तुरंत ही जियांग और जियांग को गले लगा लेता है और कहता है कि उसे जाना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो फिर से कभी लौट कर नहीं आएगा। वो कहता है कि अर्थ मेरा घर है, इसलिए मैं यहाँ जरूर लौट कर आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए अर्थ की जिम्मेदारी मैं अभी तुम दोनों के हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। अभी जियांग और जियांग दोनों ही चाहकर भी जिन को नहीं रोक सकते थे। वैसे फिर तभी एना आगे आती है और कहने लगती है कि अकेले ट्रैवल करना तो बहुत बोरिंग है, क्यों ना तुम फीनिक्स टेम्पल की होने वाली क्वीन को अपने साथ ले चलो। ये सुनकर वो सभी लोग हैरान थे, पर फिर एना का गार्ड बताता है कि एना असल में फीनिक्स टेम्पल की सक्सेसर है, जो कि कल्टीवेशन के हिसाब से इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेक्ट है। ये सुनकर जिन कहता है कि अगर तुम इतने बड़े सेक्ट से बिलोंग करती हो तो अभी यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर एना कहती है कि उसे एडवेंचर करना पसंद है। और इसके बाद वो जिन से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। अब जिन उसके हाथ को पकड़ता है और जिस तरह उसने एना से पहली मुलाकात पर उसके हाथ पर किस किया था, सेम वैसे ही किस करते हुए कहता है कि बिल्कुल हम एडवेंचर पर जरूर जाएंगे, लेकिन जब मैं अगली बार यहाँ आऊँगा तब। अब इससे एना थोड़ी गुस्सा हो जाती है। हालांकि तभी वहाँ क्लोन चाओजी ने पोर्टल ओपन कर लिया था। वो कहती है कि मैं तुम दोनों को स्पेस में भेज सकती हूँ, जिसके बाद डिंकुन और जिन वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वो फिर से लौटकर जरूर आएंगे और फिर इसके बाद वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ स्पेस में पहुँच जाते हैं। वैसे यहाँ आते ही जिन ने उस रिवर माउंटेन मैप को निकाल लिया था और उसके ऊपर चढ़कर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। यहाँ वो अभी अपनी अर्थ को देख रहा था और कह रहा था कि यहाँ स्पेस में से ये प्लैनेट कितना छोटा सा लगता है। वैसे डिंकुन उससे कहती है कि उसे उन सभी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिन के दोस्त हैं, इसलिए वो भी जिन की ही तरह जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। हालांकि डिंकुन को भी अभी बुरा फील हो रहा था, जिस वजह से वो वापस अर्थ पर लौट कर जाना चाहती थी,
लेकिन जिन उससे कहता है कि तुम तो अभी अभी उनसे मिली थी, फिर भी इतने जल्दी तुम उनसे अटैच हो गई। इस पर डिंकुन कहती है कि मैं मेरे लिए थोड़ी ऐसा कह रही थी, मैं तो आपके लिए ऐसा कह रही थी। लेकिन अब तभी डिंकुन को वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। ये उसी स्पिरिचुअल लेडी का ऑरा था। वो यहाँ इनके सामने आती है और जिन से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से इतनी जल्दी मिल जाएंगे। अभी डिंकुन उसे देखकर बहुत हैरान थी। वो कहती है कि तुम ही 9th एबिसिस की लीडर और केओस गेट की प्रोटेक्टर डीमन मदर हो ना। इस पर वो हाँ करती है। वैसे इसके बाद वो जिन से कहती है कि उसे वहाँ 9th वर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं बनी। इस पर जिन कहता है कि वो भी वहाँ जाना नहीं चाहता। अगर तुम जेनी को वापस लौटा दो तो मैं बिल्कुल वहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर डीमन मदर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम वहाँ पर हमेशा के लिए भी कैद हो सकते हो। अब उसकी बार बार ऐसी बातें सुनते हुए डिंकुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो एक टैबू स्टेज की स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, वो किसी टेस्ट से नहीं डरती। जिसके बाद जिन भी कहता है कि अब हमें वहाँ भेज दो जहाँ तुमने जेनी को भेजा हुआ था। ये सुनकर वो डीमन मदर कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें वॉर्न करने की कोशिश की थी लेकिन तुम ही नहीं माने। और इसके बाद अब वो उन दोनों को भी वहाँ से उस 9th वर्ल्ड की तरफ भेज देती है। हालांकि आगे बढ़ते वक्त वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा था कि रास्ते में ही जिन का वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से डिंकुन और जिन दोनों ही वहाँ से गिरने लगे थे। लेकिन फिर से वो अलग ना हो जाए इसलिए जिन ने डिंकुन को टाइट पकड़ रखा था, पर प्रेशर की वजह से डिंकुन उसके हाथ से छूट जाती है और यहाँ जिन के सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। पर फिर वहाँ डिंकुन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इधर जिन भी किसी तरह से अपना एक हाथ बढ़ाता है। वैसे अभी इस दौरान जिन को अपनी सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे उसके सर का दर्द और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जिन की आंख खुलती है तो वो एक लकड़ी के पुल के ऊपर पड़ा हुआ था। वहाँ डिंकुन भी पड़ी हुई थी और बेहोश थी। अब तभी जिन को सामने कोई दिखता है लेकिन जिन उसका चेहरा नहीं देख पाता और उसके पहले ही अपने सर के दर्द से बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में जब डिंकुन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में थी। अब वो जिन को उठाती है। जिन कह रहा था मुझे परेशान मत करो, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि वो अजीब जगह पर है तो तुरंत ही उठकर देखने लगता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और हमारे माउंटेन पर पत्थरों की बारिश कैसे हो सकती है। वैसे अभी यहाँ वो उस टाइम की बात कर रहा था जब अर्थ पर स्पिरिट स्टोन रेन हुई थी और उसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। अभी इसके बीच की जो भी यादें थी उसे वो कुछ भी याद नहीं है। वैसे डिंकुन नोटिस करती है कि जिन के सर पर एक हॉर्न निकला हुआ है। वो इसके बारे में जिन से कहती है लेकिन जिन ये देखकर कहने लगता है कि उसे हमेशा से एक हॉर्न चाहिए था। पर क्या इसका मतलब वो एक कल्टीवेटर बन गया है या फिर कहीं वो डीमन तो नहीं बन गया। उसकी बातें बहुत अजीब थी इसलिए डिंकुन कह रही थी कि इस हॉर्न की वजह से कहीं आपका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन फिर जिन कहता है कि आखिर तुम हो कौन। अब ये सुनकर डिंकुन हैरान हो जाती है कि जिन उसे नहीं पहचान रहा। वैसे उसी दौरान वहाँ पर एक बच्चा आता है और आकर कहता है कि मैं शिमिंग सिटी का ओनर हूँ और तुम दोनों यहाँ पर आधे महीने से बेहोश हो, इसलिए तुम्हें अब इतने दिन का रेंट चुकाना होगा। लेकिन अब बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।